कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। जय हिंद बच्चों, काफ़ी कुछ हम लोगों ने हिस्ट्री में अभी तक कवर कर लिया है। अब हम लोग गुप्त काल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमने गुप्त के वंशजों के बारे में सारा कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा किस प्रकार गुप्त काल का साहित्य, कला, इतिहास और उसके जीवन परिचय के बारे में। हमने देखा उस साहित्य के बारे में जिसमें उनके बारे में उल्लेख मिलता है। आज हम बात करेंगे जैसे गुप्त काल खत्म होता है वैसे वैसे, जैसे आपने देखा था मौर्यों के पतन के बाद छोटे छोटे राज्य, शुंग, पहलव ये आ गए थे, हिंदीवन आ गए थे, कुषाण आ गए थे, कर्ण आ गए थे, वैसे वो छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए थे। ऐसा ही गुप्तों के साथ भी जब ये गुप्तों का अंतिम समय आया, या यूँ कहें कि विष्णुगुप्त के बाद एकदम से इस राज्य का क्षय हुआ। कारण क्या था कि ये सारे लोग बौद्ध धर्म को, शैव धर्म को, ढेर सारे धर्मों को अपनाकर ये युद्ध से हो गए थे विरत। इन लड़ाई झगड़ा कर दिया बंद, और बिना युद्ध नीति के आप राज्य विस्तार कर नहीं सकते। और विष्णुगुप्त ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और यही कारण था कि ये जो गुप्त थे, आपको अच्छे पता है कुषाणों के ये खुद वंश सामंत हुआ करते थे। तो इन्होंने इनके यहाँ रहने वाले जो सामंत थे या सिपह सलार थे, वो उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करना शुरू कर दिए। और उन स्वतंत्र राज्यों का विशेष कारण ये था कि जहाँ विष्णुगुप्त की कोई नीति नहीं थी, कोई स्पष्ट उसका जनादेश नहीं था, उसका स्पष्ट कोई मत नहीं था, इसीलिए धीरे धीरे इस पतन हुआ और छोटे छोटे राजवंश पैदा हुए। उन राजवंशों में हम कुछ का अध्ययन आज करेंगे, कुछ का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलेंगे दक्षिण भारत में संगम वंश में, और फिर सीधा मिडल ईस्ट में। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इस समय जन्म लिए, कौन कौन से राजवंश इस समय जन्म लिए। तो सबसे पहले गुजरात में एक वंश जन्म लिया जिसका नाम था वल्लभी। और अब विश्वविद्यालय जानते होंगे, तो वहाँ पर एक मैत्रक लोग हुआ करते थे, जाति से तो वणिक कहे जा सकते हैं। तो ये मैत्रक लोग हुआ करते थे। तो हम लोग पढ़ेंगे वल्लभी के मैत्रकों के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे मालवा के यशोवर्धन के बारे में। यही यशोवर्धन है जिसका हर्षवर्धन के उससे जुड़ा होगा। अगला है पंजाब के होणों के बारे में। फिर कन्नौज के मौखरी वंश के बारे में, इसी में होगा हमारा हर्षवर्धन। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के बारे में। ये हमारे छोटे छोटे राजवंश है जिनका उद्भव हुआ था गुप्त काल के अंतिम दिनों में, है ना। तो अब बात करते हैं सबसे पहले वल्लभी के मैत्रक वंश की। इसका जो क्षेत्र है वो गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में है। वल्लभी नामक छोटी सी जगह है जहाँ पर इनका अपना शासन हुआ करता था। अब इनके शासन में जो इनका इस वंश का जो संस्थापक था तो वो भट्टार था। कहा जाता भट्टार्क भी गुप्तों के ही किसी छोटे से क्षेत्र का सामंत हुआ करता था। तो इस वंश का संस्थापक हुआ भट्टार्क। भट्टारकों के बाद जो क्रम आता है इनमें ध्रुवसेन प्रथम, ध्रुवसेन द्वितीय, यही 3 नाम मिलते हैं इस वंश के बारे में। ध्रुवसेन जो था यही हर्ष का बाद का दामाद बनेगा। तो देखते हैं क्या है। गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय पर हुई, आज बहुत फेमस है। और यही वल्लभी विश्वविद्यालय है जहाँ पर इत सिंह, जो कि चीन का तीसरा यात्री होगा। देखिए सबसे पहले आया फाहियान, किससे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। फिर इसके आएगा भैंसान हर्ष के दरबार में, और तीसरा आता है इत सिंह, इसके दरबार में वल्लभी में पढ़ने के और यह क्षेत्र को जानने के लिए। तो इस जो आया था, जिस प्रकार तक्षशिला में आचार्य हुआ करते थे, उसी प्रकार वल्लभी में जो आचार्य थे उनके नाम थे गणभूति और स्थिरमती। तो ये 2 आचार्य के रूप में जाने जाते थे वल्लभी में जो क्षेत्र था वहाँ के बारे में। तो ये छोटी सी जानकारी थी वल्लभी के पेपर में, इतना पर्याप्त है। मेंस में आप टिप्पणी पूछेगा तो आप आराम से वल्लभी के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है मालवा के यशोवर्धन। भाई इनके नाम से लग रहा है कि इनका क्षेत्र कौन सा रहा होगा। मालवा क्षेत्र किसे कहते हैं? विंध्य पर्वत से लेकर अरावली पर्वत के बीच के मध्य भारत के क्षेत्र को हम मालवा कहा करते थे। अब इसमें कुछ भाग उड़ीसा का आया, कुछ भाग बंगाल का आया, कुछ भाग छत्तीसगढ़, आज के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये भाग था बेसिकली मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र। यहाँ पर यशोवर्धन एक वंश था। इस जो मध्य भारत का क्षेत्र था, यहाँ पर हूणों के आक्रमण लगातार हो रहे थे, और हूणों के आक्रमण को रोकने का काम किया था यशोवर्धन ने। इस समय सबसे अधिक परेशानी 2 लोग उत्पन्न कर रहे थे, एक हूण और दूसरा छोटे छोटे राजवंश। इनमें एक यशोवर्धन भी था। ये सबसे खतरा बने थे गुप्तों के लिए। तो इन्होंने अपना राजवंश स्थापित कर लिया। 530 AD के आसपास यशोवर्धन राजा बनता है, और जैसे ही राजा बनता है
एकमात्र ऐसा राजा है जो उत्तर भारत में अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करता है और अपने आप को उपाधि देता है जनेंद्र की, यानी कि मैं जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति हूँ इसलिए मैं जनेंद्र हूँ। तो इसने स्वघोषित ये उपाधियाँ धारण कराई और इसी ने गड़बड़ी से क्या हो गई कि गुप्त वंश का जो बालादित्य था, नरसिंह बालादित्य, उसके पुत्र था ब्रज, उसकी कर दी इसने हत्या और हत्या करने के कारण जबरदस्ती इसने मोल ले लिया अपने लिए दुश्मनी। अब ये दुश्मनी आगे बड़ी खतरनाक बनने वाली। इस प्रकार इस वंश का यहीं तक इतिहास आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो यशोवर्धन को थोड़ा आगे जोड़ेंगे हम लोग। तो अब बात करते हैं किसके बारे में। अगला है मगध और मालवा के उत्तर गुप्त। ये कौन है? ये वो वाले गुप्त नहीं, ये दूसरे गुप्त हैं। ये कौन से गुप्त हैं? ये सामंत हुआ करते थे गुप्तों के यहाँ और इन्होंने अपने को धीरे धीरे करके डेवलप किया। छोटे गांव, बड़े गांव, छोटे गांव को मिलाकर एक बड़ी एक रियासत तैयार कर ली और इस रियासत तैयार होने के बाद इन्होंने अपने आप को एक छत्र कहना शुरू कर दिया, यानी हम इस क्षेत्र में का। तो सबसे पहले तो मगध से ही लड़ना मुश्किल था। क्यों? गुप्त पहले शासन कर रहे हैं मगध पे, है ना। इसके बाद मालवा वाले क्षेत्र पर यशोवर्धन काम कर रहा, तो इनमें आपस में कंट्राडिक्शन शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो कृष्णगुप्त था इसने इस साम्राज्य की स्थापना करी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं वो देवगुप्त और आदित्य सेन के मिलते हैं। दोनों को भी पढ़ना है। देवगुप्त और आदित्य सेन मिलते हैं। इस प्रकार मगध और मालवा के उत्तर गुप्तों में यही तीन नाम आपको मिलेंगे। पहला कृष्णगुप्त, दूसरा देवगुप्त, तीसरा आदित्य सेन। ये तीन नाम है। देवगुप्त ने एक साहसिक काम क्या किया कि मालवा को जीत लिया। ये बहुत बड़ी बात थी मालवा में, क्योंकि मालवा में पहले से यशोवर्धन बैठा था। अब मालवा को जैसे जीता वैसे ही इसने जबरदस्ती शत्रुवध ले ली। किससे? वर्धन वंश से। ठीक है। अब क्या, देवगुप्त का उल्लेख मधुबन और वंशखेड़ा अभिलेखों में मिलता है कि देवगुप्त ने ऐसा किया था। अब क्या किया देवगुप्त ने? गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी कि देवगुप्त ने उसने हत्या कर दी। किसकी? जो पहले आपने कहा था ना बालादित्य के लड़के की हत्या की थी इसकी। अब इसमें गुप्त बहुत इससे नाराज हुए। अब देवगुप्त को लगा कि ऐसा ना हो कि सब हम पे आक्रमण करते, तो इसने क्या किया, गौड़ वंश के नरेश शशांक से मदद मांगी। शशांक बहुत बड़ा यहाँ पर खिलाड़ी निकलेगा। शशांक से जैसे मदद मांगी, शशांक ने उधर जाकर हर्षवर्धन के भाई को, क्योंकि इन्हीं का पुत्र पोता था, तो उसने जाकर हर्षवर्धन से कह दिया, बड़े भाई से, राजवर्धन से उसका नाम था, कि देखो तुम्हारे ही परिवार के व्यक्ति की हत्या कर दी। किसने? देवगुप्त ने। राजवर्धन ने जाकर देवगुप्त की हत्या कर दी। खत्म सब हो गए। और जैसे राजवर्धन ने उसकी हत्या कर दी, वैसे ही शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। देखिए एक समय कितने कंट्राडिक्शन बन के तैयार हो गए एक व्यक्ति की मृत्यु पर। और जैसे खत्म हो गई, अब बौखला गया कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को लगा कि मेरे राज का विस्तार प्रारंभ है और ये गलत कर रहा है। हर्षवर्धन पहुंचा और निपटा डाला शशांक को। इस प्रकार गौड़ वंश भी खत्म कर दिया हर्षवर्धन ने। ये स्थिति थी मालवा और मगध के क्षेत्रों ने, क्योंकि शशांक ने छल किया था तो उसको तो मिलना था। अभी शशांक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हुआ क्या कि इस वंश के बाद इसमें अंतिम जो व्यक्ति निकला वो था आदित्य सेन। यह मगध व मालवा क्षेत्र का अगला शासक बना, जिसने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। आपसे पूछेगा मगध और मालवा में जो आदित्य सेन था इसने कितने अश्वमेध कराए, तो 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसी के समय वांग हुएन से, ये चीनी यात्री भारत में आया था, बहुत बार पेपर में आ चुका है। और पूछा जाता है कि मालवा और मगध के लोग किस धर्म को मानते थे। ध्यान रखिएगा, वैष्णव धर्म को, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले ये लोग हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छी जगह, कन्नौज के मोखरी वंश का। ये इनका जो प्रमुख शासक हुए उनमें आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, ग्रह वर्मा, ये कुल मिला के 4 नाम मिलते हैं। और इसमें बात को मिलेगा हर्षवर्धन का इतिहास। मोखरी लोग सामान्यतः उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। कन्नौज में शासन करने वाले मोखरी जो थे वास्तव में गया में रहते थे। इनका मूल स्थान गया था और ये भी थे गुप्तों के सामंत, यानी ये भी गुप्तों के सामंत जितने थे वो दरबार में उन्हीं के थे और उन्हीं के विरोध में नए वंशों का निर्माण किया। मालवा के यशोवर्धन की मृत्यु के बाद आर्यावर्त पर पूरा का पूरा मोखरियों का शासन हो गया, क्योंकि कोई विरोध करने वाला ही नहीं बचा। अब हुआ क्या, कन्नौज, अब इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाई, क्योंकि अभी तक सबकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। अब आपको बताना होगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। हमने आपको पढ़ाया था, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। अब उस पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी चेंज करके अपनी राजधानी कहाँ बनी? कन्नौज। क्यों? इनको पता था हो न हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यशोवर्धन, मालवा के लोग
और जितने शशांक का परिवार, गौड़ वंश, ये सारे के सारे आक्रमण कर सकते हैं। तो इन्होंने वो जगह छोड़ दी और कहाँ निकल पड़े, कन्नौज आ गए। और कन्नौज को अपनी राजधानी से महोदय नगर से उस समय जाना जाता था, इन्होंने कानकुब्ज नगर से आना था। इस नगर में आकर अपनी राजधानी बनाई और उत्तर भारत पर शासन करने लगे। यहीं पर सर्ववर्मा ने मगध की विजय कर डाली, यानी कि जो पहले मगध हुआ करता था गुप्तों का, उसको भी उधर मालवा जीता, अब इधर मगध जीता, यानी अब विस्तार क्षेत्र प्रारंभ हो गया। और इसके बाद नया शासक आता है ईशान वर्मा। ईशान वर्मा पहला शासक है मौखरी वंश का जिसने अपनी उपाधि महाराजाधिराज की थी, और यही धारण करने वाला पहला व्यक्ति था मौखरी वंश का, है ना। अब ग्रह वर्मा का विवाह किससे होता है और कहानी क्या बनती। ग्रह वर्मा का विवाह होता है हर्षवर्धन की बहन जिसका नाम था राजश्री से, और यही ग्रह वर्मा बाद को शशांक के यहाँ पर जाता है, जो उस शिकार होता है उस छद्म बेवकूफ़ी का। इसी मौखरी वंश ने पूरे मौखरी वंश का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा कि उत्तर भारत में इनके रहते हुए कभी भी हूणों का आक्रमण नहीं हुआ। देखा था आपने सातवाहनों के समय में, कुषाणों के समय में हूणों ने नरक करके रखा था, गुप्तों के समय में, है ना। तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ी हूणों की इस राज्य में प्रवेश करने की। और अंतिम यहाँ का छोटा सा वंश है जिसका नाम है बंगाल का गौड़ वंश। ये जो बंगाल का गौड़ वंश है इसका उल्लेख मिलता है आर्य मंजू श्रीकल्प नामक एक पुस्तक में। और इसमें शशांक को, जो इसका राजा है जिसने इस वंश को बनाया और प्रचालित किया, इसको कहा जाता बौद्ध द्रोही। ये एक तरह से दुश्मन ही था। आप बख्तियार खिलजी को कह सकते हैं कि नालंदा का दुश्मन था, तो आप इस शशांक को बौद्ध द्रोही कह सकते हैं। क्यों? बंगाल में जो गौड़ शासक थे शशांक, ये शैव मतानुयायी था और ये भयंकर जलता था किससे, बौद्ध। और जलने का एक कारण था, बौद्ध धर्म ने भले ही यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म ने अपनी छाप पड़ाना शुरू कर दिया था और बौद्ध धर्म निराश धर्म के रूप में स्वीकार किया गया था। निराश धर्म क्यों कहेंगे? अरे भाई, जिस धर्म में अच्छा खाने से रोका गया हो, अच्छे जगह सोने से रोका गया हो, आभूषण आप पहन नहीं सकते हो और अच्छी जगह आप रह नहीं सकते हो, विवाह शादी आप करेंगे नहीं, अरे भाई आगे जीवन जाएगा कैसे? इतना लोग तरस हो गए थे उसमें। ये बहुत चिढ़ गया किससे? इन बौद्धों से। और इतना चिढ़ गया कि इसने सौ धर्म को बढ़ावा देने के लिए सारे सिक्कों से बुद्ध को गायब और शिव नंदी की आकत के सिक्के चला डाले। दूसरा, इसने जो बोधि वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, क्या प्राप्त हुई थी ज्ञान की, उस बोधि वृक्ष पेड़ को कटवा डाला। बहुत पेपर में आया कि किस व्यक्ति ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाया था, तो यही शशांक है, गौड़वंशी बंगाल का। इसने यही नहीं, एक जगह पर एक स्तंभ था पाटिलपुत्र में जिसमें कहा जाता है गौतम बुद्ध के पैर पड़े हुए थे, तो उसमें छाप थी। इतना वो नालायकी किया कि उस स्तंभ को उठाकर गंगा में फेंकवा दिया कि उसको पास में ही रखना, यानी उसको रहने नहीं देना बौद्धों को। इवन दैट कुशीनगर में जो बौद्ध विहार आ गए थे उसमें रहा करते थे बौद्ध भिक्षु, सबको मार के भगा दिया, कोई नहीं रहने पाया था। अब क्या कहेंगे? कहेंगे इसे द्रोही। इसी यही नहीं, इसने बौद्ध अवशेष जितने अवशेष पाया इसने सबके सब क्या कर डाले? जला डाले। इसीलिए इसे कहा जाता है बौद्ध द्रोही। तो ये था शशांक का बंगाल का गौड़ वंश। तो ये छोटे छोटे वंश थे जो आगे बढ़ के, अब हम कल बात करेंगे कुछ छोटे जैसे पुष्यभूत वंश के बारे में जानेंगे, हम वाकाटक वंश के बारे में जानेंगे, हम हर्षवर्धन का पूरा इतिहास कल जानेंगे कि हर्षवर्धन ने किस प्रकार वर्धन वंश के नाम से एक अलग बनाया और किस प्रकार उत्तर भारत पर बहुत दिनों तक वो काबिज रहा। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसके वंशज आज भी कन्नौज पे शासन करते हैं अप्रत्यक्ष रूप पर। वहाँ पर आज भी करोड़ों लाखों बीघे ज़मीन ऐसी जो वर्धन वंश के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब हुआ कि उनकी ख्याति पर्याप्त रही होगी। तो हम लोग नेक्स्ट उसमें इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। PDF फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उस पर नोट्स में अपर नोट्स बना लेंगे, और जो लोग नए पहली बार पढ़ना है नोट्स जरूर बनाते रहेंगे। और ध्यान से सुनना, करंट का टॉपिक मैं रोज़ डाल रहा हूँ, रोज़ आप रोज़ दिन में कई बार उसको पढ़ें, कई बार पढ़ेंगे, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और अंत में आप आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने की खुशी में आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। हम आपके आभारी हैं कि आपने 1000 से अधिक लोग सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े। और बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, और उसमें अगर हम सहायक होंगे तो हमें बहुत गर्व महसूस होगा। आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।